नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रुमाना इसार खान और आज मास्टर स्ट्रोक में कवर स्टोरी में हम आपको वैक्सीन की ऑल इंडिया पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीन से जुड़ा आपका हर कंफ्यूजन दूर करेंगे। आज टीके को लेकर आज की गुड न्यूज ये है कि जल्दी ही देश भर में कोरोना का तीसरा टीका मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते से रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे वैक्सीन की किल्लत कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। अच्छा देखिए, इसके साथ ही कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का जो फासला है, जो गैप है, जो अंतर है, उसे आज और बढ़ा दिया गया, जिससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी दूर होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी वैक्सीन को लेकर बहुत से नए भ्रम सामने आए हैं। तो मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट वैक्सीन से जुड़ा आपका हर भ्रम दूर करने जा रही है। ध्यान से देखिए वैक्सीन पर हमारी ये कवर स्टोरी। वैक्सीन को लेकर सबसे अच्छी खबर सुन लीजिए। देश में तीसरी वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते से रूस से आई स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। आज सरकार की तरफ से पूरे देश के सामने इस बात का ऐलान किया गया। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। स्पुतनिक 5 की पहली खेप 1 मई को ही भारत पहुंच चुकी है। हैदराबाद पहुंची इस खेप में स्पुतनिक वैक्सीन की 1.5 लाख डोज हैं। अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक मिलना शुरू हो जाएगी और जुलाई के महीने से स्पुतनिक वैक्सीन देश में बनने भी लगेगी। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टीमेट है फ्रॉम द कंपनी। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत के बीच आज ये खबर भी आई कि अगस्त से दिसंबर के महीने में देश में 8 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज होंगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेस भारत में निर्मित होंगी। टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India. ऐसे वक्त में जब देश में हर जगह से वैक्सीन की किल्लत की खबरें आ रही हैं, आज कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी एक अहम खबर आई। देश में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का फासला बढ़ाकर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। NTAGI यानी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का फासला बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे अब सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि कोवैक्सीन की दोनों डोज के बीच में जो अंतर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 हफ्ते का अंतर तय किया गया था। बाद में मार्च के महीने में इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया था। लेकिन अब जो सिफारिश की गई है उसके मुताबिक दोनों डोज के बीच करीब 12 से 16 हफ्ते का फासला होना चाहिए। अहम बात यह है कि अगर किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है और दूसरी डोज के लिए उसे 6 हफ्ते बाद बुलाया गया है, तो अब नए नियम के मुताबिक उसे 12 से 16 हफ्ते के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए जाना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच ये फासला क्यों बढ़ाया गया। इसी साल फरवरी के महीने में इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक स्टडी छपी थी। उसके मुताबिक अगर 12 हफ्ते या उससे ज्यादा के अंतराल पर कोविशील्ड की डोज दी जाए तो उसका असर बढ़ जाता है। इससे वैक्सीन की एफिकेसी रेट यानी उसका असर 55.1% से 81.3% बढ़ जाता है, यानी वैक्सीन 26.2% ज्यादा कारगर हो जाती है।
कोविशील्ड वैक्सीन का जब ट्रायल हुआ था तब उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि अगर हम 4 से 8 हफ्ते पर वैक्सीन लगवाते हैं सेकेंड डोज, तो वो हमें लगभग 55% तक एफिकेसी देती है। लेकिन अगर हम सेकेंड डोज की मियाद को और बढ़ा दें, अगर हम उसे 12 हफ्ते कर दें, तो वैक्सीन 81.3% तक एफिकेशियस हो जाती है। यानी कि ये माना जा रहा था कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन की सेकेंड डोज हम 12 हफ्ते के अंतराल पर लगाते हैं तो वैक्सीन ज्यादा कारगर होती है। वो लोग जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, उन्हें तो कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने की सिफारिश की गई है। लेकिन जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लेने की सिफारिश की गई है। उन साइंटिस्ट का जो व्यू बना है कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है पहले एक बारी, तो एंटीबॉडीज रहती हैं, प्रोटेक्शन रहती है। ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है, क्योंकि पहले पीरियड लंबा फॉलोअप नहीं थे, 6 महीने तक फॉलोअप हो गए, उससे लंबे फॉलोअप हो गए, तो ये दिखता है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशेंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाया जाए। सरकारी पैनल ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को कोई भी वैक्सीन लेने की छूट दी जानी चाहिए। ये भी कहा गया है कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को डिलीवरी के बाद किसी भी वक्त टीका दिया जा सकता है। जब हम प्रेग्नेंट फीमेल्स और गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो अभी तक जो ट्रायल्स अमेरिका में हुए हैं वो मॉडर्ना और फाइजर के द्वारा हुए हैं और उन्होंने ऐसा देखा है कि बच्चे पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और जो प्लेसेंटा होता है यानी कि जो बीच की कड़ी होती है माँ और बच्चे की, उसके बीच उसके ऊपर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। लेकिन अभी और ज्यादा डेटा इसके ऊपर आने की जरूरत है ताकि हम ये कह सकें कि हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी ये वैक्सीन ले सकती है। देश में इस वक्त जो हालात हैं और पिछले दिनों तीसरी लहर में बच्चों पर जिस खतरे की आशंका जताई गई, उसके बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि बच्चों के लिए वैक्सीन आखिर कब आएगी। इसे लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 साल से 18 साल की उम्र के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक कंपनी के प्रस्ताव पर एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को ट्रायल की सिफारिश की थी। भारत बायोटेक कंपनी 2 साल से 18 साल के 525 लोगों पर अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। इस ट्रायल में बच्चों को 28 दिन के फासले पर वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी और ये जानने की कोशिश होगी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित और कारगर है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों के लिए अक्टूबर या नवंबर महीने तक या फिर इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। देश भर में वैक्सीन की किल्लत को काबू करने के लिए केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की छूट दे दी। अब इसी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ग्लोबल टेंडर का विरोध करने वाली राज्य सरकारों की दलील है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान होगा। लेकिन इस सियासी रस्साकशी के बीच देश के 13 राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन की कमी को दूर करने में इससे कितनी मदद मिलेगी और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन राज्यों को मिल सकेगी, इसे लेकर कई सवाल हैं जिनका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। जहाँ जा रहे हैं बोल रहे हैं 45 का प्लस पे ही चाहिए या सेकंड डोज है तो लगवाओ। कहाँ जाए सर, हम बताइए। या तो बता दो ना कि अभी मत आओ। आप न्यूज़पेपर में ये भी बोल रहे हो कि 18 प्लस वाले जा सकते हैं, धासे के हम आए हैं तो ये मना कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग को दिक्कत है कि पैर दर्द करने लगा। ये सरकार की व्यवस्था है। दिल्ली से मुंबई तक वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक कम होने की वजह से सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में फिलहाल 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज मिल चुकी है, लेकिन वो अब भी दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल का जो एज ग्रुप है उन्हें डोज देने पर रोक लगाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग स्थित अटल आदर्श विद्यालय पे, जो कि दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन सेंटर है। अब
यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ये उन सभी सेंटर्स में से एक है जहाँ पे आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, और कब तक नहीं हो पाएगा ये कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार यही बोला जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। मोहाली से पटना तक टीके की टेंशन। 7 फेज हम लोग गए, वहाँ कोई वैक्सीन नहीं लग रही। वहाँ भी यही बताया जा रहा है कि 45 प्लस वैक्सीन लग रही। यहाँ भी हम सुबह से खड़े हैं, यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो बताइए सर, अब क्या किया जाए? उम्र 45 साल से ज्यादा है और जिनको दूसरी डोज लेनी है, यहाँ पर क्या स्थिति है? सिर्फ एक हॉस्पिटल, गार्डनर हॉस्पिटल के अंदर में मौजूद हूँ और यहाँ पर लाइन देखिए, जरा देखिए कि कितनी लंबी लाइन है। 7 बजे आने के बाद वहाँ अभी तक लाइन ही में लगे हुए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं नो वैक्सीन का बोर्ड तो कहीं वैक्सीन सेंटर पर ताला। और तस्वीर जो है वो साफ देख सकते हैं आप कि ये टीकाकरण केंद्र है रायपुर का, पीटीआई ग्राउंड का, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वापस जाना पड़ रहा है घर में। खत्म हो गया उनके यहाँ पर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? डोज खत्म हो गया, मतलब वैक्सीनेशन का। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर तस्वीर लगभग एक जैसी है। हर जगह वैक्सीन की किल्लत है और हर जगह वैक्सीन की तलाश में लोग भटक रहे हैं। वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतार तो है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं लगा रहा। उनको बोलते हैं और 4 दिन में और नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। जब आए हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अब 45 प्लस ही है, अब अलाउ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं घर जाओ। रोज हरेसमेंट होती है, आना जाना वापस। वैक्सीन की इस कमी से निपटने के लिए देश में अब ग्लोबल टेंडर की कवायद शुरू हो गई है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडरिंग की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन ये कवायद भी सियासत के मकड़जाल में फंसने से नहीं बच सकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यों के ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। ग्लोबल टेंडरिंग पर राजनीति, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लड़ेंगे, महाराष्ट्र और ओडिशा में जंग होगी, तो इससे दुनिया में भारत की छवि को गहरा धक्का लगेगा। इसलिए भारत को एक देश की हैसियत से राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भले ही आज वैक्सीन की ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सवाल उठाया हो, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कई दिनों से तलवार खींची हुई है। एडवर्टीजमेंट आ रहा है, दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर एक तरफ सियासत का मोर्चा जरूर खुला हुआ है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, विपक्ष ने भी सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र को विदेशों से वैक्सीन मंगवाने की अपील की है। लेकिन इसके साथ ही देश के बहुत से राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन लेने की तैयारी तेज कर दी है। देखिए, वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर जारी करने वालों में कांग्रेस शासित राज्य भी हैं और बीजेपी शासित राज्य भी। हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में ग्लोबल टेंडर की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, यूपी की योगी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 4 करोड़ डोज लेने की तैयारी कर रही है। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान सरकार 1 करोड़ डोज लेने की कोशिश में है। कर्नाटक सरकार के बारे में जानिए आप, 2 करोड़ डोज लेने की तैयारी कर रही है दक्षिण की कर्नाटक सरकार। इसके बाद नंबर सामने आता है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल टेंडर की कवायद में जुटी हुई है। इस लिस्ट में अगला नाम जो आपको दिखाने जा रही हूं वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का है। इसने भी ग्लोबल टेंडर के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अच्छा, इस लिस्ट में हरियाणा सरकार भी शामिल है। ग्लोबल टेंडर के लिए ऐलान कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। और साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार में भी ग्लोबल टेंडर के लिए तैयारी जारी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी ग्लोबल टेंडर की तैयारी में है। और उधर नवीन पटनायक की ओडिशा सरकार भी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने वाली है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, वहां की सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खटखटाने की तैयारी में है। जबकि नगर पालिका ने
1 करोड़ डोज के लिए टेंडर जारी कर दिया है। तो इस तरीके से देश के 13 राज्य और मुंबई महानगर पालिका अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन की खरीदारी करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ग्लोबल टेंडर को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन ज्यादातर राज्य ग्लोबल टेंडर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कोरोना का हाहाकार, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ऐसी हालत में जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए केंद्र से मतभेद होने के बाद ग्लोबल टेंडर का काम शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिल जाती है तो हम अपने हरियाणा के निवासियों का जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण कर दें, उनकी वैक्सीनेशन करवा दें। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक और मुंबई महानगर पालिका ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन लेने के लिए टेंडर जारी भी कर दिया है। पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है, और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है। अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। इसी तर्ज पर देश के दूसरे राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ग्लोबल टेंडर क्या होता है। क्या है ग्लोबल टेंडर? सरकार जरूरत का सामान खरीदने का ऐलान करती है, इसके बाद खरीदारी के लिए कंपनियों को टेंडर जारी होता है। मीडिया के जरिए कंपनियों को इसकी जानकारी दी जाती है। टेंडर इसलिए जारी किया जाता है ताकि खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी हो और सबको मौका मिले। ग्लोबल टेंडर में दुनिया की कोई भी कंपनी टेंडर भर सकती है। जो कंपनी दाम और सप्लाई के मानकों पर खरी उतरती है, उसे सरकार खरीद की मंजूरी दे देती है। दुनिया भर की सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करती हैं और इसे हासिल करने के लिए कंपनियों के बीच कड़ी रेस होती है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के मामले में तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि यहाँ तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। ग्लोबल टेंडर में मुश्किलें, इसलिए ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन मिल पाना इतना आसान नहीं। विदेशी कंपनियों में इस वक्त फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही हैं। कम कंपनियां होने से टीके की मांग सप्लाई से ज्यादा है। इस वक्त हर कंपनी अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ऑर्डर ले चुकी है। साथ ही विदेशी कंपनियों की प्राथमिकता अपने देश के टीके की जरूरत को पूरा करने की है। भारत में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद ही टीका आ सकता है, और विदेशी कंपनियों के टीके को DCGI की अनुमति अभी नहीं मिली है। वहीं फाइजर जैसी कंपनियों के टीके को रखने के लिए बेहद कम तापमान की जरूरत है। इतने कम तापमान पर उन टीकों के रखने की व्यवस्था करना भी कम चुनौती नहीं है। ऐसी आस्था है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में गंगा में लावारिस लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जगह जगह गंगा में लावारिस शवों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच गंगा किनारे शव को रेत में दबाने की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांप उठता है। कहीं कुत्ते शव को नोच रहे हैं, कहीं लाशें अंतिम संस्कार के इंतजाम में पड़ी हुई हैं। प्रशासन इन शवों का अंतिम संस्कार भी करा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये शव किसके हैं, ये कहां से आ रहे हैं। गंगा के दर्शन करने पर अक्सर लोग कहते हैं कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन इन शवों को फेंककर कौन पवित्र गंगा नदी को गंदा कर रहा है, ये सवाल प्रशासन के लिए पहेली है। गंगा के किनारे लगे शव को निकालने की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भरौली उजियार घाट की हैं। 11 मई को इन शवों को प्रशासन की मौजूदगी में जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार कराया गया था। सर जिप्सी आया था, उसको तुपने के लिए हम मुर्दा निकाल कर हम उसको एक जगह कर गंगा सफाया कर रहा था सर। हाँ, गड्ढे में है सर, गड्ढे में उसको दफन किया गया। हाँ, दफन प्रशासन के सामने। हाँ, प्रशासन के संगे सामने। बलिया के इस गंगा घाट का दूसरा छोर बिहार के बक्सर जिले में है। बक्सर के चौसा घाट पर भी लावारिस लाशें मिली हैं। यहाँ शमशान घाट किनारे पड़ी ये लाशें सड़ रही हैं और कुत्ते इन्हें नोच कर खा रहे हैं।
आधिकारिक आंकड़ों की माने तो अभी तक बक्सर में करीब 71 लावारिस लाशें मिली हैं। हालांकि बिहार प्रशासन ने इन लाशों को बिहार की मानने से इनकार कर दिया है। घाट की देखरेख करने वाले पंडित का भी कहना है कि इन शवों को बाकायदा जलाया जाता है। पहले फेंकी जाती थी, लेकिन इस समय जब से कोरोना का हाला हुआ है, कोरोना के हाला में लाश नहीं यहाँ फेंका जाता है, यहाँ लाश जलाया जाता है। गंगा नदी में लगातार बहकर आ रहे इन शवों से बिहार और यूपी के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के पुलिस महानिदेशक के मुताबिक उत्तर प्रदेश प्रशासन को हर हाल में अपने सीमावर्ती जिलों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की बात कही है। बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल का कहना है कि बिहार के बक्सर जिले के रानीगंज के पास गंगा नदी में एक महाजाल लगाया गया है, लेकिन इस जाल में भी उत्तर प्रदेश की तरफ से बहकर आई 6 लाशें फंसी हैं। खास बात यह है कि बक्सर के एसडीएम की जांच में कुल 71 लाशें मिलने की बात कही गई है, जिनकी अंत्येष्टि से पहले इन सभी शवों का बिस्रा सुरक्षित कर लिया गया है। उधर यूपी सरकार और प्रशासन ने भी गंगा में शव बहाने पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। वहां पर कुछ दिन पुराने शत शव दिखे, जिनकी शिनाख्त संभव नहीं थी उस समय मौके पर। आसपास के ग्राम प्रधानों को बुलाकर ही इनके द्वारा पूछताछ की गई, जो कि इसके बारे में नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि शव वहां पर खराब हालत में पुराने पड़े हुए थे, इसलिए उनको उचित तरीके से वहां पर प्रशासन पुलिस की टीम के साथ अंतिम संस्कार कराया गया है। उन्नाव के बक्सर गंगा घाट पर भी बहकर आए शवों को रेत में छिपाकर दफनाया गया है। यूपी के कानपुर से भी करीब 35 किलोमीटर दूर खेरेश्वर मंदिर के पीछे बहने वाली गंगा में गुरुवार सुबह 2 दर्जन से ज्यादा शव गंगा में बहते नजर आए। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने इन शवों को गंगा से निकालकर जमीन में दफना दिया। 2 दिन पहले यूपी के ही गाजीपुर में भी गहमर गंगा घाट पर सैकड़ों की संख्या में लाशें मिलने की सूचना मिली थी, जिसे मीडिया ने सामने लाया था। लेकिन इस बारे में गाजीपुर के जिला अधिकारी का कहना है कि एक शव मिला था, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन 11 मई को एबीपी न्यूज जब गांव पंचमुखी के गंगा घाट पर पहुंचा, तो वहां घाट के ठीक बगल में 3 से 4 लाशें पड़ी मिली थीं। घाट पे हम लोग आए थे तो करीब 27 से 28 लाशें हमें उपलब्ध मिली, जिसको हम लोगों ने प्रशासन और अपने सहयोगी के माध्यम से उसे तत्काल हटाने का काम किया। शाम को ही सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद से हमारी टीमों ने पेट्रोलिंग शुरू करी और शाम को 12 नाम के गाँव में एक डेड बॉडी गंगा के किनारे मिली थी, जिसका हम लोगों ने सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि करा दिया। पटना में भी आज गंगा नदी में शव मिलने की खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह पटना के गुलाबी घाट पर एक युवक और बच्चे का शव गंगा में बह रहा था। इस मामले में भी प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जाहिर है कोरोना के इस दौर में गंगा में बहते इन शवों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। लेकिन गंगा में ये शव कहां से आ रहे हैं और कौन ये शव फेंक रहा है, इसका जवाब न यूपी सरकार के पास है और न ही बिहार सरकार के पास। कोरोना काल की मार से हजारों लोग तड़प रहे हैं। किसी का घर उजड़ गया है, किसी का परिवार तबाह हो गया है, लेकिन आपदा की ये घड़ी ऐसी है, कुछ हैवानों के लिए अफसर सी बन गई है, जो इलाज के नाम पर मौत से लड़ रहे मरीजों और उनके परिवार वालों को लूटने के काम में लगे हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने मुंबई में ऐसे ही लोगों को बेनकाब करने की मुहिम शुरू की है। हमें खबर मिली कि कुछ लोग मरीजों और उनके परिवार वालों को अस्पतालों में बेड दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे। इसके बाद हमारी टीम ने इस गोरख धंधे की पड़ताल शुरू की, तो कैमरे पर बेड के कई दलाल बेनकाब हो गए। आप भी देखिए अस्पताल के बेड के लुटेरों का ये एक्सक्लूसिव पर्दाफाश। मुंबई के अस्पताल में बेड की कालाबाजारी। अस्पताल में बेड चाहिए तो 50,000 लगेंगे। कोरोना काल में लुटेरों की कलंक कथा। देश में लोग एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। अस्पताल में बेड पाने के लिए ना जाने कितनी मिन्नतें, कितनी चिरौरी करनी पड़ रही है, और उसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ दलाल किस्म के लोग, जिनकी नजर उन लोगों पर होती है जो सरकारी अस्पताल में अपने किसी रिश्तेदार के लिए बेड तलाश रहे होते हैं। एबीपी न्यूज ने ऐसे ही लोगों को बेनकाब करने के लिए जब ऑपरेशन चलाया, हमने कुछ लोगों को फोन किया तो पता चला
कि मुंबई के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज को बेड दिलाने के पीछे माफिया काम कर रहे हैं, जो पैसे लेकर कोरोना मरीज को बेड दिला रहे हैं। वो बेड चाहिए था। हुआ क्या? दही सर का बोल रहे थे ना आप? हाँ। तो आपने कितना 40 बोला था ना? हाँ 40-50 जो रहेगा वो मेरे को थोड़ी ना कमीशन लेने का है। मैं तो डायरेक्ट उसको पूछूंगा कि है क्या अवेलेबल, तो बता देगा। अभी गए टाइम 40,000 रुपए लिया था एक दोस्त से। आपने सुना, सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज को एक बेड दिलाने के लिए ये बेड माफिया 40 से 50,000 रुपए मांग रहे हैं। जानकारी लेने के लिए जब दहीसर कोविड सेंटर पहुंचे तो इस मामले में बात करने के लिए कोविड सेंटर प्रशासन की ओर से कोई भी सामने नहीं आया। उनका ये कहना है कि इस तरह की शिकायत अब तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन हमने ये भी देखा है जब वॉर रूम या फिर अस्पताल से बेड उपलब्ध नहीं है ये कहा जाता है, तब इन्हीं व्यक्तियों से पैसे लेकर ये बेड मरीजों को दिया जाता है। हमें पहले लगा कि इसी जगह पर ये माफिया सक्रिय हैं, इसलिए हमने मुंबई के राजवाड़ी का रुख किया। यहाँ भी वही खेल चल रहा था। एक बेड के लिए यहाँ पर 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की डिमांड की गई। हाँ दादा, हाँ बोला बोला। काय म्हटलात? मी म्हटलं बेड अवेलेबल करून देईल, पण चार्जेस लागतील म्हटलं. किती लागतील? प्रायव्हेटला असेल तर 2.5-3 लाख रुपये जाईल. तर आपण एवढे तर घेत नाही. बरं, मग किती लागतील इकडे राजावाडीला? 8,000 पर्यंत लागतील. 8,000 पण बेड मिळेल? करून देईल ना काय नाही. ठीक आहे, मी ट्राय करतो, नाही तर मग 2-2.5ला मी तुम्हाला फोन करतो. चाल. नंतर हॅलो बोला. मला सांग, म्हणजे मला आत्ताच फोन करून सर्व सेटिंग करून ठेवायला. बरं ठीक आहे. नाही, मला बघू द्या, मला ट्राय करू द्या. 8,000 खूप व्हायले तो. अब तक हमारे सामने ये साफ हो चुका था कि इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इसीलिए हमने इस गोरख धंधे की शिकायत राजवाड़ी अस्पताल के डीन से करनी चाहिए। सबसे पहले राजवाड़ी अस्पताल की डीन डॉक्टर विद्या ठाकुर के सामने बेड माफिया को कॉल लगाई गई। मी मुंडे बोलतोय, मला अतुल सावंतनी नंबर दिला. अतुल सावंत? हां. बोला ना. काय झालं, माझा वडील आहे ना, वडील आजारी आहे जरा, त्यांना म्हणजे कोरोना पॉझिटिव्ह आहे. तर ते बोलले की यांना फोन करा, बेड पाहिजे होता अवेलेबल. भेटेल का कुठे? ऑक्सिजन बेड, नॉन ऑक्सिजन? ऑक्सिजन पाहिजे. भेटेल. अच्छा, कुठे भेटेल? कुठे भेटेल? तुम्ही राहता कुठे? मी चेंबूरला. राजावाडी तुम्हाला जवळ पडेल. हो हो. तुमच्याकडे कधी येऊ? तुम्हाला कधी आत्ता पाहिजे का? हो, संध्याकाळपर्यंत पाहिजे, इमर्जन्सी आहे जरा. राजवाड़ी अस्पताल की डीन डॉक्टर विद्या ठाकुर ने जैसे ही ये खेल अपने कान से सुना तो वो भी हैरान रह गईं। सगळ्या ज्या ॲडमिशन्स होतात त्या आम्ही इनवॉर्ड थ्रू करतो. वॉर्ड थ्रू केलेल्या जातात ॲडमिशन, आणि पेशंट जर बॅड असेल, समजा पेशंटची कंडिशन जर डायरेक्ट एखादा पेशंट आला आणि त्याची जर कंडिशन वाईट असेल तर आपले डॉक्टर तिथे जे असतात कोविड कॅज्युअल्टीला, तर ते लगेच तिथे ॲडमिट केलं जातं. परंतु हे जे तुम्ही जे आणलेलं आहे नजरेसमोर, त्याच्याबद्दल मी नक्कीच लगेच शहानिशा करणार याच्याबद्दल, आणि आमच्या वरिष्ठांना कळवून गरज असल्यास पोलीस चौकशी लगेच आम्ही पोलीस तक्रार पण करू, आणि गरज असल्यास गरजेप्रमाणे आमच्या जी प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल भी ये गोरख धंधे के बारे में जानकर हैरान थे। उन्होंने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया और लोगों से अपील भी की कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। मुंबई के सरकारी कोविड अस्पताल में किस तरह से लोगों से पैसे लेकर बेड दिए जा रहे हैं, लोगों की किस तरह से लूट हो रही है, यह हमने इस रिपोर्ट में दिखाया। इस मामले को लेकर अब प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आपको सरकारी अस्पताल में बेड के लिए कोई पैसे मांगे तो तुरंत इसकी शिकायत अस्पताल के प्रशासन या फिर पुलिस को करे। वेदांत नेब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इसका कहर टूटा है। यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में शायद ये पहला मौका है
जब इस संस्थान से जुड़े कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या में एक वक्त में मौत हुई है। पिछले करीब 22 दिन में यहां के 18 वर्तमान और पूर्व शिक्षकों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि एएमयू में कोरोना का कोई नया स्ट्रेन हो सकता है फैल चुका हो, जो ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। कोरोना संक्रमण ने यूं तो पूरे देश में ही कोहराम मचा रखा है, लेकिन यूपी के अलीगढ़ में मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। अभी भी यूनिवर्सिटी के कई शिक्षक और कर्मचारी, जिनमें ओएसडी प्रोफेसर अफसर अली, प्रोफेसर शुएब जहीर, प्रोफेसर शादाब अहमद खान, प्रोफेसर जाहिद, प्रोफेसर अबू कमर और प्रोफेसर एहतेशाम शामिल हैं। इनका जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इनके अलावा कई लोग घरों पर तो कुछ निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। संस्थान में फैले कोरोना के इस प्रकोप ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजर रहा है जब एएमयू के किसी शिक्षक या कर्मचारी की मौत की खबर सामने नहीं आ रही हो। अभी तक करीब 18 प्रोफेसर और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। एक के बाद एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की इन मौतों ने अलीगढ़ प्रशासन के साथ यूपी सरकार को भी सकते में डाल दिया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कोविड सेंटर से लेकर अस्पताल तक में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। एएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में कतिपय उसमें मीडिया की उसमें एक खबरें चल रही थी, एएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन एएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से ही चीजें हुई हैं। एएमयू से जुड़े लोगों की इतनी तादाद में मौत होने के मामले पर एएमयू प्रशासन कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उधर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने इन मौतों को मेडिकल कॉलेज की लापरवाही बताते हुए सरकार से इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। लेकिन मेडिकल के जानकार जहां इन मौतों के लिए वायरस के नए स्ट्रेन की आशंका जता रहे हैं, वहीं उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में वायरस की संक्रमण की क्षमता ज्यादा होने से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर यूजीसी को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में हो रही इन मौतों के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने वायरस के नमूने आईसीएमआर को जांच के लिए भेजे हैं, ताकि वायरल जीनोम अनुक्रमण की जांच कर ये पता लगाया जा सके कि अलीगढ़ में कोरोना वायरस का कोई नया स्ट्रेन तो मौजूद नहीं है। एएमयू कुलपति प्रोफेसर मंसूर ने आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव को लिखे पत्र में कहा है, 16 एएमयू शिक्षक, कई अन्य सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी जो विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे थे, कोविड से मर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालय से सटे सिविल लाइंस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का वायरस फैल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे लैब से भेजे गए कोविड-19 नमूनों का विश्लेषण करने के लिए आईसीएमआर के संबंधित अनुभाग तथा विभाग को निर्देशित करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोविड-19 वायरस की कोई नई किस्म तो अलीगढ़ में विकसित नहीं हो रही है। इस बार जो ये वायरस है, इसकी जो विरुलेंस है या इसकी जो थोड़ी सी इन्फेक्शन करने की और बीमारी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये जो इन्फेक्शन है जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे पिछले साल इसकी विरुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार ज़्यादा है, इसलिए इसमें डेथ जो है, डेथ और इन्फेक्टिविटी दोनों ही ज़्यादा हो रही है। जाहिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और प्रोफेसरों की कोरोना से मौत ने शहर में ही नहीं बल्कि यूपी सरकार में भी एक नया हड़कंप मचा दिया है। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में मोर्चे पर सबसे आगे खड़े हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ। इसीलिए कोरोना की सबसे ज्यादा मार भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग ही झेल रहे हैं। यहां तक कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना का शिकार हो गए। दिल्ली के एक मशहूर हड्डी के डॉक्टर भी वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना की न सिर्फ चपेट में आए बल्कि कोरोना से जंग हार गए।
कोरोना के खिलाफ जंग में जो सिपाही सीधे मैदान में हैं, वो हमारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर हैं। यही वजह है कि देश में डॉक्टरों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन कोरोना से डॉक्टरों की हो रही मौतों ने अब वैक्सीन के भ्रम को भी तोड़ दिया है। दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शेखर एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उनके करीबियों का कहना है कि वो पिछले 27 साल से इसी अस्पताल से जुड़े हुए थे और आखिरी समय तक अपने मरीजों की सेवा में लगे रहे। 68 साल के डॉक्टर शेखर ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। बावजूद इसके वो 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। संक्रमित होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने ही अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। दरअसल डॉक्टर शेखर की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शेखर अग्रवाल ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। 68 साल के डॉक्टर शेखर अग्रवाल की अगर अब आपको जानकारी दें तो वे राजधानी दिल्ली के एक जाने माने हड्डियों के सर्जन थे और पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं राजधानी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में दे रहे थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर शेखर अग्रवाल ने अपना कोविड टीकाकरण बहुत पहले ही करवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 22 अप्रैल को वे कोविड पॉजिटिव पाए गए। खास बात यह है कि डॉक्टर शेखर को कोरोना के दोनों डोज लग चुके थे, उसके बाद भी उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ। नॉर्मल डेटा के मुताबिक जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उन्हें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है और रेट ऑफ इन्फेक्शन भी 2 से 0.03% ही है। लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी में ही कई ऐसे केस देखने में आ रहे हैं जिनमें वैक्सीन लेने के बाद भी मौत हो रही है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाली दिल्ली की ही लेडी डॉक्टर डिम्पल अरोड़ा चावला, जो कि गर्भवती भी थी। प्लीज इर्रेस्पॉन्सिबल मत हो, अपने अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क, क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। बगैर सोए निकाली जो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल है कि ऐसा किसी को न देखो। जैसे वो अस्पताल के बेड पर आखिरी सांसें गिन रही डॉक्टर डिम्पल सही से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उन्होंने जाते जाते पति से ये कहा कि ये वीडियो लोगों को दिखाना ताकि कोरोना संक्रमण में लोग लापरवाही न बरतें। तो कर्तव्य पथ पर जान न्यौछावर कर देने वाले इन योद्धाओं को एबीपी न्यूज का नमन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।